हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। हाँ जी बच्चों, स्वागत है आज की क्लास में। आज हम लोग जीएसटी के अमेंडमेंट्स करने वाले हैं डिस्कस। ठीक है, तो डीटी की अमेंडमेंट्स हम लोगों ने कर ली और अब हम करेंगे जीएसटी के अमेंडमेंट्स। तो स्टार्ट करते हैं जीएसटी के अमेंडमेंट्स। ठीक है, तो आप लोगों को पता ही है, जैसे चैप्टर 1 जो है, हाँ, चैप्टर 1 के बाद चैप्टर 1 तो हमारा इंट्रोडक्शन है, तो इसके अंदर तो कोई अमेंडमेंट का मतलब ही नहीं बनता। तो अगेन मैं आपको पहले बता दूं कि अमेंडमेंट्स ये कौन से हैं। देखो, हम लोग फाइनेंस एक्ट 21 की जो अमेंडमेंट्स हैं वो हम लोग पहले ही कवर अप कर चुके हैं। अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ कौन सी अमेंडमेंट्स की बात कर रहे हैं? नोटिफिकेशन या सर्कुलर्स, जो कि कब आए हैं? हाँ, 30 अप्रैल से पहले पहले 30 अप्रैल तक जो भी नोटिफिकेशन सर्कुलर आया है वो एग्जाम में एप्लीकेबल हो जाते हैं ना। तो वो वाले नोटिफिकेशन और सर्कुलर्स के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। ठीक है एवरीवन, तो हम बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 के अंदर क्या अमेंडमेंट्स आई हैं, विच इज अबाउट सप्लाई। सप्लाई बच्चों, कुछ बहुत मेजर अमेंडमेंट्स आई हैं, कुछ तो जो मैं आपको बताने वाला हूं आगे जीएसटी के अंदर। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना। चैप्टर नंबर 2 के अंदर सप्लाई के अंदर अगर हम बात करें, सेक्शन नंबर 7 शेड्यूल 2, अगर आपको याद होगा 7 शेड्यूल 2, तो उसके अंदर एक पॉइंट ऐड हुआ है और वो ये शेड्यूल 2 याद है दोस्तों, एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्विंग सप्लाई बिटवीन एनी पर्सन अदर देन एन इंडिविजुअल एंड इट्स मेंबर्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स फॉर कंसिडरेशन इंक्लूडिंग इन द स्कोप ऑफ सप्लाई। तो फाइनेंस एक्ट 21 की अमेंडमेंट है वैसे तो, बट इसके अंदर क्या अमेंडमेंट आई रेट्रोस्पेक्टिव, ये कब से इफेक्टिव हो गया ये अमेंडमेंट, ये देखो। अब ये जो अमेंडमेंट है इसके अंदर कुछ फाइनेंस एक्ट 21 वाली बात भी कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, अर्लियर सप्लाई ऑफ गुड्स बाय अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, आपको याद है शेड्यूल 2, जहां पे हम लोग वो बांध लेते हैं ना कौन सी ट्रांजैक्शन गुड है या वो ट्रांजैक्शन सर्विस है ना। शेड्यूल 1 होता था डीम सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन, शेड्यूल 2 होता था ऐसी ट्रांजैक्शन जो कि या तो गुड मानी जाती थी या सर्विस, जिसमें रेस्टोरेंट वगैरह भी था, और एक शेड्यूल 3 होता था जो नेगेटिव लिस्ट बोला जाता था। अभी हम शेड्यूल 2 में वो एक पॉइंट ही पढ़ते थे कि अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन और बॉडी ऑफ पर्संस अगर कोई ट्रांजैक्शन करता है, कोई अपना सप्लाई करता है गुड्स और उसके लिए वो पेमेंट लेता है, कैश लेता है या फिर डेफर्ड पेमेंट लेता है, तो ऐसे केस में वो सप्लाई माना जाता है। याद आ रहा है? तो वो सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाता है एज पर शेड्यूल 2। इज दैट क्लियर? हम लोगों ने ये बात वहां पे पढ़ी थी, बट अब यहां पे कुछ अमेंडमेंट आई और ये अमेंडमेंट को यहां से पहले तो ये वाला पॉइंट ही डिलीट कर दिया गया वहां से। अब शेड्यूल 2 के अंदर ये ओमिट हो चुका है, देखो लिखा है ओमिटेड, लिखा है यहाँ पर ओमिटेड, तो अब ये ओमिट हो चुका है। और इसके बाद एक नया क्लॉज इंट्रोड्यूस कर दिया, पता है कहां पे? सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज AA, मतलब ठीक क्लॉज ए के नीचे जहां पे आप लोग ए पढ़ते हो, सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए पढ़ते हो आप। ए जो पढ़ते हो वो क्या था? सप्लाई इंक्लूड्स ऑल द फॉर्म ऑफ सप्लाई सच एज सेल, गुड्स, सर्विसेज, सॉरी सेल, exchange, barter, transfer, license, lease, rental, disposal, made or agreed to be made for a consideration by a person in the course or furtherance of business। याद आ रहा है? ये बात हम लोगों ने जो सेक्शन 7(1)(a) में पढ़ी थी ना, इसके बाद ही 7(1)AA एक नया क्लॉज इंसर्ट कर दिया गया और वो क्या बोला गया? A new clause AA has been inserted in subsection 1 of section 7 to include the following activities or transaction within the scope of supply. Activities or transaction by a person other than individual to its members or constituents or vice versa for cash or deferred payment or other valuable consideration। कह रहा है कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन, कोई भी ऐसी एक्टिविटीज जो पर्सन करे अदर देन इंडिविजुअल, जो अपने मेंबर्स के लिए करता है फॉर कैश और डेफर्ड पेमेंट, नाउ दिस इज कंसिडर्ड एज सप्लाई। इज दैट क्लियर? अब ये बात क्लियर करी गई है कि ये ट्रांजैक्शन जो है वो सप्लाई मानी जा रही है। क्या मानी जा रही है? सप्लाई। ठीक है, अब वो ट्रांजैक्शन चाहे वो सप्लाई ऑफ गुड्स भी हो सकती है, वो सप्लाई ऑफ सर्विस भी हो सकती है। ठीक है, तो डिपेंडिंग अपॉन कि आपने क्या ट्रांजैक्शन करी है। The above amendment puts an end to the confusion whether activities or transaction involving supply of good or service by any person other than individual to its members fall within the purview of supply or not। एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या होती थी कि वो जो मैं अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन वाली बात बोलता था, अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन ने अपने मेंबर्स को के लिए काम किया, वो जो अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन अपने मेंबर्स के लिए काम करती है वो हमेशा ट्रांजैक्शन सप्लाई ऑफ गुड बोली जाएगी। बट जरूरी थोड़ी ना कि वो हमेशा सप्लाई ऑफ गुड ही करे, हो सकता है वो सप्लाई ऑफ सर्विस भी हो। पहली बात, लिखा ही नहीं है कि वो सप्लाई भी होगा या नहीं, तो इसी रीजन से ये बात सप्लाई की डेफिनेशन के अंदर इंक्लूड कर दी गई है। और क्या बोल दिया गया? एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शन, ये पॉइंट लिखो, ये वाला पॉइंट लिखो, एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शंस, एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शंस by a person
other than an individual, other than an individual to its members, to its members, अपने members के लिए, या फिर members करते हैं अपने एसोसिएशन के लिए, जिनके लिए भी वो काम कर रहे हैं, लिख दो, और वाइसे वर्सा, फॉर कैश, या तो बदले में क्या लेंगे, कैश, या फिर क्या होगा बदले में, डेफर्ड पेमेंट, डेफर्ड पेमेंट मतलब इंस्टॉलमेंट्स में, या फिर और वैल्यूएबल कंसिडरेशन, कोई और वैल्यूएबल कंसिडरेशन, अदर वैल्यूएबल कंसिडरेशन। समझ में आ गया? तो ये बोला गया है कि ये सप्लाई है, क्योंकि 7.1 पता है क्या था, सप्लाई इंक्लूड्स, क्या क्या आता है सप्लाई के अंदर, 7.1 ये था, सप्लाई के अंदर क्या क्या आता है, और उसी के अंदर सप्लाई के अंदर क्या क्या आता है, उसी के अंदर हम लोग 7.1 AA पढ़ रहे हैं, ठीक है, जिसके अंदर बोला गया सप्लाई के अंदर ये एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शंस भी आएंगी जो बाय अ पर्सन है, हाँ बाय अ पर्सन है, अदर देन इंडिविजुअल, इंडिविजुअल ने नहीं किया, उसके अलावा किसी ने भी किया, अपने मेंबर्स के लिए किया, या फिर मेंबर्स ने उस एसोसिएशन के लिए किया, तो ऐसे केस में वो ट्रांजैक्शन सप्लाई मानी जाएगी। समझ में आ गई बात? एक तो ये हो गया, छोटा सा ही पॉइंट है। तो गवर्नमेंट ने बोल दिया कि ये ट्रांजैक्शन सप्लाई है, ठीक है, आगे आ जाओ। चार्ज ऑफ जीएसटी चैप्टर नंबर 3 की अमेंडमेंट, चैप्टर नंबर 3 की अमेंडमेंट, चार्ज ऑफ जीएसटी। बच्चों हम लोग इस चैप्टर के अंदर सेक्शन 9 और 10 पढ़ते हैं ना, तो ये वो वाला चैप्टर है जिसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट आई है, और वो अमेंडमेंट पता है क्या है, याद है हम लोग पढ़ते थे कि कौन कौन से ऐसे मैन्युफैक्चरर्स हैं जिनको कॉम्पोजिशन स्कीम नहीं मिलता। सो हम लोगों ने इसमें पढ़ा था मैन्युफैक्चरर ऑफ आइसक्रीम, पान मसाला, टोबैको, एरेटेड वाटर्स, याद है? ये देखो ये पॉइंट्स हम लोगों ने पढ़े हुए हैं ऑलरेडी, यस और नो? मैन्युफैक्चरर ऑफ आइसक्रीम, टोबैको, पान मसाला और एरेटेड वाटर्स पढ़ा था हम लोगों ने। इन्हीं 4 प्रोडक्ट्स के अंदर और 4 प्रोडक्ट्स ऐड हो गए हैं अब, यानी अब आपको और क्या याद रखना है दोस्तों, अब आपको याद रखना है ये 4 प्रोडक्ट्स, इज दैट क्लियर? ये 4 प्रोडक्ट्स आपको अब से याद रखने हैं, जो कि आपके लिए अब अमेंडमेंट है। तो आपको याद रखना है कि फ्लाई ऐश ब्रिक्स, फ्लाई ऐश ब्रिक्स, ठीक है, या फिर ब्रिक्स ऑफ फॉसिल मील, ठीक है, और फ्लाई ऐश ब्रिक्स, ब्रिक्स ऑफ फॉसिल मील, बिल्डिंग ब्रिक्स भी इसके अंदर ही हैं। उनके ऊपर भी गवर्नमेंट ने बोल दिया जो लोग ये मैन्युफैक्चर करते हैं, फ्लाई ऐश ब्रिक्स या फिर ब्रिक्स ऑफ फॉसिल मील्स या फिर बिल्डिंग ब्रिक्स या फिर रूफिंग टाइल्स, गवर्नमेंट ने कहा इनके ऊपर कि इनके ऊपर भी क्या लगेगा, कॉम्पोजिशन स्कीम। क्या लगेगा इनके ऊपर भी? सॉरी, इनके ऊपर कॉम्पोजिशन स्कीम नहीं लगेगा, नॉट एलिजिबल, दे आर नॉट एलिजिबल। मैन्युफैक्चरर ऑफ फ्लाई ऐश ब्रिक्स, ब्रिक्स ऑफ फॉसिल मील, बिल्डिंग ब्रिक्स, रूफिंग टाइल्स, ये दीज आर नॉट एलिजिबल फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम। ठीक है जी, तो ये लोग कॉम्पोजिशन स्कीम के अंदर कवर नहीं होते हैं। आप लोग देखना चाहते हो, ये देखो ये फ्लाई ऐश ब्रिक्स हैं, ठीक है, ये जो सीमेंटेड ब्रिक्स नहीं होते, ये सीमेंटेड ब्रिक्स, इनको बोला जाता है फ्लाई ऐश ब्रिक्स। इज दैट क्लियर? ये आपको इमेज दिख रही है, आपने ऐसे ब्रिक्स देखे होंगे, ये ऐसे वाले ब्रिक्स, दीज आर कॉल्ड एज फ्लाई ऐश ब्रिक्स। जो नॉर्मली आप लोग रेड ब्रिक्स देखते हो वो तो हो गए जो आप लोग कंस्ट्रक्शन के लिए यूज होते हैं, है ना, इनको बोला जाता है फ्लाई ऐश ब्रिक्स। ठीक है, इसके अलावा ब्रिक्स ऑफ फॉसिल मील्स भी इसी के अंदर कवर होते हैं, इसी के जैसे लगते हैं वो दिखने में। अच्छा, बिल्डिंग ब्रिक्स तो रेड वाले हो गए। अर्थिंग टाइल्स, यानी टाइल्स को भी कवर कर दिया, जो रूफ पे लगाई जाती है, रूफिंग टाइल्स, वो सब भी कवर कर दिए गए। ठीक है, तो वो सब के सब अर्थिंग और रूफिंग टाइल्स दोनों के दोनों कवर कर दिए गए, और वो आपके लिए अब से इनकी मैन्युफैक्चरिंग गवर्नमेंट ने कहा कॉम्पोजिशन स्कीम नहीं मिलेगा। इज दैट क्लियर? गवर्नमेंट ने कहा कॉम्पोजिशन स्कीम नहीं मिलेगा इनके मैन्युफैक्चरर्स को। समझ में आ गई बात? याद है कॉम्पोजिशन स्कीम कब मिलता है? जब आपकी टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपए तक की होती है। याद है या नहीं याद?
और जीएसटी कितना पे करना पड़ता है, 1% पे करना पड़ता है, याद है कि नहीं याद। अब इसी के अंदर हम लोगों ने एक्सेप्शंस पढ़ी थी कि अगर आप इनकी मैन्युफैक्चरिंग करते हो तो कॉम्पोजिशन स्कीम नहीं मिलेगा, याद है। अब इसी के अंदर और 4 पॉइंट्स ऐड हो गए फिर से, कौन कौन से, फ्लाई ऐश ब्रिक्स, ब्रिक्स ऑफ फॉसिल मील, बिल्डिंग ब्रिक्स और रूफिंग टाइल्स। ये आपको 4 पॉइंट्स याद करने हैं। इज दैट क्लियर। चैप्टर नंबर 3 के अंदर ये अमेंडमेंट है। फिर आ जाओ चैप्टर 4 में अमेंडमेंट। चैप्टर 4 में अमेंडमेंट एग्जेम्पशंस फ्रॉम जीएसटी के अंदर। एग्जेम्पशंस फ्रॉम जीएसटी के अंदर याद है हम लोगों ने पढ़ते थे कि क्या लिस्ट ऑफ सर्विसेज हैं जो एग्जेम्प्ट हैं। उन सर्विसेज के अंदर एक पॉइंट था, जो सर्विसेज के अंदर जो पॉइंट है जिसके अंदर सर्विसेज आप किसको दे रहे हो, गवर्नमेंट को दे रहे हो। किसको दे रहे हो, गवर्नमेंट को। और वो पॉइंट था प्योर सर्विसेज का। आप लोग चेक कर सकते हो प्योर सर्विसेज, सर्विसेज प्रोवाइडेड टू गवर्नमेंट में प्योर सर्विसेज प्रोवाइडेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूटी और लोकल अथॉरिटी था। और इसी के आगे था गवर्नमेंटल अथॉरिटी और गवर्नमेंट एंटिटी। अब वो चीजें हटानी है, यानी इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट को, यूटी को, लोकल अथॉरिटी को देते हो, ये तो गवर्नमेंट माने जाएंगे। बट अगर आप गवर्नमेंटल अथॉरिटी को देते हो या फिर आप कोई गवर्नमेंट एंटिटी को देते हो तो गवर्नमेंट कह रहा है नहीं, ये एग्जेम्प्ट नहीं रहेंगे, इनके ऊपर जीएसटी लगेगा। गवर्नमेंटल अथॉरिटी पे भी लगेगा और गवर्नमेंट एंटिटी के ऊपर भी लगेगा। इज दैट क्लियर। एक तो ये हो गया 3A पॉइंट के अंदर। यहां पर भी जहां पर भी आप लोग कॉम्पोजिट सप्लाई ऑफ गुड्स, जब भी आप गवर्नमेंट को दे रहे हो तो गवर्नमेंट की डेफिनेशन जो सर्विसेज गवर्नमेंट को देनी है वो सर्विसेज के अंदर गवर्नमेंटल अथॉरिटी और गवर्नमेंट एंटिटी हट जाएगा। ठीक है जी। फिर एक पॉइंट था ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स वाला। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स में, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स के अंदर अमेंडमेंट ये डाली गई है कि पहले आपने याद करो, आपने ये बात पढ़ी होगी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स में कि अगर बाय एयर है और बाय एयर में वो एम्बार्किंग फ्रॉम और टर्मिनेटिंग इन एयरपोर्ट, ऐसे एयरपोर्ट्स जो कहां पे हैं, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, है ना, स्पेशल कैटेगरी, और बागडोगरा लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल, जिनको गवर्नमेंट ने इंकरेज किया कि अगर आप एम्बार्किंग इन मतलब आपकी डेस्टिनेशन ये एरियाज हैं या फिर आप यहां से जा रहे हो, आपकी एयर टिकट के ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। इसके अलावा नॉन एसी कॉन्ट्रैक्ट कैरेज, नॉन एसी कॉन्ट्रैक्ट कैरेज यानी अदर देन रेडियो टैक्सी, ठीक है, रेडियो टैक्सी पे जीएसटी लगता है, ओला उबर पे जीएसटी लगता है, नॉन एसी कॉन्ट्रैक्ट कैरेज पर जीएसटी नहीं लगता है, ठीक है, अगर वो नॉन एसी हैं तो। इज दैट क्लियर। और इसके अलावा स्टेट कैरेज, स्टेज कैरेज, स्टेज कैरेज क्या होते हैं, जो रोज की डेली रूटीन में एक स्टेज से दूसरे स्टेज में जाती हैं, मतलब एक दिल्ली से हरियाणा जाने वाली बसेस जो लोग की रेगुलर बेसिस पर उनका क्या होता है, परमिट होता है, हाँ, स्टेट परमिट होता है, वो स्टेज कैरेज कहलाती हैं। ऐसी स्टेज कैरेज जो होती हैं वो एग्जेम्प्ट होती हैं, इस पर कोई जीएसटी नहीं लगता। अदर देन एयर कंडीशन स्टेज कैरेज, मतलब अगर ये एसी हो गया तो जीएसटी लगेगा, एसी नहीं तो जीएसटी भी नहीं। समझ में आ गई बात, एसी स्टेज कैरेज। हाउएवर द पॉइंट अमेंडमेंट जो आई है वो क्या आई है, हाउएवर नथिंग कंटेन्ड इन आइटम बी एंड सी, ये वाले 2 पॉइंट्स अबव शैल अप्लाई टू द सर्विसेज सप्लाइड थ्रू ईसीओ। इसका मतलब यह है कि ईसीओ को कोई एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी, चाहे वो नॉन एसी हो चाहे वो एसी हो। समझ में आ गई बात। तो हाउएवर नथिंग कंटेन्ड इन आइटम्स बी एंड सी अबव शैल अप्लाई टू द सर्विसेज थ्रू एन ईसीओ एंड नोटिफाइड अंडर सेक्शन 9(5) ऑफ द सीजीएसटी एक्ट। 9(5) में ईसीओ को, ईसीओ में ओला उबर ही तो थी, याद आ रहा है सबको। अब वो ओला उबर वाली जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, गवर्नमेंट ने कहा इनकी सर्विसेज जो हैं वो सर्विसेज के लिए बी और सी वाला क्लॉज जो है वो एप्लीकेबल नहीं है। इसका मतलब ये हुआ ओला उबर के ऊपर जीएसटी लगेगा, चाहे वो एसी यूज करें चाहे वो एसी यूज ना करें। इसके अलावा सर चाहे वो टूरिस्ट पर्पस के लिए जाएं, कॉन्ट्रैक्ट कैरेज समझते हो, कॉन्ट्रैक्ट कैरेज होता है जब कोई बंदा टूरिज्म, जो बंदा बस के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल स्कूल, हाँ, स्कूल क्या करता है बस वालों के साथ टाई अप कर लेता है, दैट इज कॉल्ड एज कॉन्ट्रैक्ट कैरेज। हाँ, कंपनीज क्या कर लेती हैं, कैब वालों के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेती हैं, कैब कॉन्ट्रैक्ट कैरेज। तो ऐसे नॉन एसी कॉन्ट्रैक्ट कैरेज है, उसको ऊपर जीएसटी नहीं लगने की बात हुई थी ना। बट अगर ये काम ओला उबर कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट कैरेज, तो ऐसे केस में जीएसटी लगेगा, यानी ईसीओ वालों के लिए गवर्नमेंट ने मना कर दिया, ठीक है, ईसीओ वालों को जीएसटी लगेगा। नेक्स्ट इज सर्विस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स विद और विदाउट ए कंपनी बिलोंगिंग बाय रेलवेज, मेट्रो, मोनोरेल, ट्रैमवे, इनलैंड वाटरवे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ठीक है, पर्पस इन मतलब वेसल वगैरह भी, इनलैंड वाटरवेज, मीटर कैब, ऑटो रिक्शा, ये सब क्या है, एग्जेम्प्ट है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स अगर आप इनके थ्रू करते हो, हाँ। हाउएवर नथिंग कंटेन्ड इन आइटम ई, ये जो मीटर कैब्स और ऑटो रिक्शा है, पता है ना आपको, ईसीओ आज के टाइम पर ऑटो रिक्शा भी हो रहा है, यस और नो, ओला उबर ऑटो रिक्शा,
आपको पता है ना, ओला के ऐप पे जाओ या उबर की ऐप पे जाओ, आपको ऑटो रिक्शा भी मिल जाता है आज के टाइम पर। तो कहने का मतलब है कि ओला उबर की जो सर्विसेज हैं और वो उसके थ्रू ऑटो रिक्शा आ रहा है, तो ऐसे केस में ओला उबर की उन सर्विसेज पर जीएसटी लगेगा, चाहे जो सर्विस है वो कैब उसके थ्रू दी जा रही है, मीटर्ड कैब या रिक्शा के थ्रू। गवर्नमेंट कह रहा है नहीं जी अब तो जीएसटी लगेगा। समझ में आ गई बात? हाँ, अगर कोई ऑटो रिक्शा, वैसे आप कोई सर्विस लेते हो ऑटो रिक्शा से तो उस पर जीएसटी नहीं है, बट ओला उबर के थ्रू लोगे तो जीएसटी है। समझ में आ गई बात? फिर इसके बाद एक अमेंडमेंट है जो सर्विसेज सेंट्रल गवर्नमेंट को देने वाली सर्विसेज में ही था। सर्विसेज प्रोवाइडेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन और अंडर एनी अदर ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर विच 75% और मोर ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर इज बोर्न बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। पहले यहां पर आपको बोला जाता था 100% टोटल एक्सपेंडिचर इज बोर्न बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, अब क्या बोला जा रहा है 75% अगर सेंट्रल गवर्नमेंट खर्चा कर रही है तो ये सर्विसेज क्या रहेंगी? एग्जेम्प्ट। समझ में आया? सर्विसेज अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट को दे रहे हो, स्टेट गवर्नमेंट को दे रहे हो, यूटी को दे रहे हो, तो ऐसे केस में गवर्नमेंट कहता है कि अगर उसका जो खर्चा है, उसका जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो 75% या उससे ज्यादा इज बोर्न बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या यूटी, तो ऐसे केस में जीएसटी नहीं लगेगा। इज दैट क्लियर? अब रिसेंटली कोई नया एग्जेम्पशन भी इंट्रोड्यूस किया गया है, सर्विसेज बाय वे ऑफ ग्रांटिंग नेशनल परमिट टू गुड कैरेज टू ऑपरेट थ्रू आउट इंडिया। अगर पूरे इंडिया के अंदर नेशनल परमिट अलाउ करना है, जैसे ट्रक वाले जो होते हैं उनको पूरे देश भर में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए नेशनल परमिट देना होता है, वो नेशनल परमिट के ऊपर पहले लगता था जीएसटी, क्योंकि पहले कभी ऐसी एग्जेम्पशन थी नहीं। तो गवर्नमेंट ने अब रिसेंटली क्या कर दिया, अगर सर्विसेज हम लोग ऐसी देते हैं, नेशनल परमिट अलाउ करते हैं, बदले में पैसे तो लेंगे ही, तो उस पैसे पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। इज दैट क्लियर? विड्रॉल ऑफ एग्जिस्टिंग एग्जेम्पशन, एक एग्जेम्पशन थी बच्चों, आप लोगों ने पढ़ा होगा, लीजिंग ऑफ एसेट्स वाली। सर्विसेज ऑफ लीजिंग ऑफ एसेट बाय आईआर इंडियन रेलवेज फाइनेंस कॉर्पोरेशन टू इंडियन रेलवेज। आईआरएफसी इंडियन रेलवेज को अगर ये लीजिंग ऑफ एसेट्स को लीज पर देती है तो उस पर पहले जीएसटी लगता नहीं था, एग्जेम्प्ट कर दिया गया था। अब से गवर्नमेंट ने कह दिया है उसके ऊपर भी क्या लगेगा? जीएसटी। क्योंकि गवर्नमेंट ने ना बेसिकली गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके ऊपर से जीएसटी अब लगाना स्टार्ट कर दिया। गवर्नमेंट ने कहा डिपार्टमेंट्स पे भी जीएसटी लगेगा। तो इसी रीजन से आप ऊपर वाले पॉइंट में देखो तो गवर्नमेंट एंटिटीज भी बात की गई थी ना। सिमिलरली आईआरएफसी और इंडियन रेलवेज गवर्नमेंट एंटिटीज ही तो हैं, तो गवर्नमेंट ने बोला कि नहीं जी अब से इनको भी जीएसटी देना पड़ेगा, तो विड्रॉल कर दिया एग्जिस्टिंग एग्जेम्पशन से। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ये था हमारा चैप्टर 4 की एग्जेम्पशन। चैप्टर 5 में कोई एग्जेम्पशन नहीं है बच्चों। चैप्टर 6 में आ जाते हैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट की एग्जेम्पशन। आओ जरा देखते हैं। इनपुट टैक्स क्रेडिट में खास बात आई है और वो ये बच्चों, याद है आप लोग पढ़ते थे कि आईटीसी लेना है तो अगर सप्लायर जीएसटीआर 1 में आपकी इंफॉर्मेशन अपलोड करेगा, आपके इनवॉइसेस अपलोड करेगा, तो आप क्रेडिट ले पाओगे। याद आ रहा है? जितना वो इनवॉइस अपलोड करेगा उसका तो आप 100% क्रेडिट ले पाओगे, और जो वो इनवॉइस अपलोड नहीं करेगा उसका मैक्सिमम 5% तक क्रेडिट ले पाओगे। याद है? 5% ऑफ द एलिजिबल आईटीसी, कुछ ऐसा पॉइंट पढ़ते थे हम लोग। याद आ रहा है सबको? अब वो चीज क्या हो गई है? फिनिश। और अब बोल दिया गया है कि जब भी इनवॉइसेस क्या होंगे अपलोड, उन्हीं इनवॉइसेस 100% क्रेडिट मिल जाएगा अगर इनवॉइस अपलोडेड है। अगर इनवॉइस अपलोडेड नहीं है तो क्रेडिट मिलेगा ही नहीं, जीरो कर दिया, 5% भी खत्म कर दिया गवर्नमेंट ने। A new clause AA has been added to the section 16(2) to stipulate following new condition for the availment of ITC, that input tax credit in respect of any such। ये बात आप कहां डालोगे बच्चों? सेक्शन 16(2) याद है? सेक्शन 16(2) के अंदर हम लोग पढ़ते थे ना कि कंडीशंस ऑफ आईटीसी, जिसमें हम लोग एक तो पढ़ते थे पोजेशन ऑफ टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट। याद आ रहा है? टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट। टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट के अलावा और क्या चाहिए होता था? रिसिप्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज। याद है? रिसिप्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज, और बोथ। भाई रिसिप्ट होगी तो ही इसके ऊपर क्या लगेगा? जीएसटी, है ना। हम वहीं पर एक पॉइंट नया ऐड कर रहे हैं और वो ये कि आपको अगर आईटीसी लेना है तो ऐसे केस में सप्लायर अगर 100% इनवॉइस अपलोड कर देगा तो आपको रेसिपिएंट को 100% आईटीसी मिल जाएगा। ये देखो, द फॉलोइंग न्यू कंडीशन फॉर अवेलमेंट ऑफ आईटीसी, दैट आईटीसी इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी सप्लाई ऑफ गुड्स फॉर सर्विस और बोथ is available to a registered person only if the details of invoice or debit note in respect of said supply has been furnished by the supplier in statement of outward supply, यानी GSTR 1।
बच्चों याद है ना, जीएसटीआर 1 में वो अपलोड कर देगा। एंड सच डिटेल्स हैव बीन कम्युनिकेटेड टू रेसिपिएंट इन द मैनर जीएसटीआर 2B, याद आ रहा है 2A 2B, तो 2A 2B के अंदर रेसिपिएंट को इंफॉर्मेशन दिख जाएगी और उसी के बेसिस पर वो क्या ले लेगा, आईटीसी। तो पहले ये कंडीशन नहीं होती थी, पहले ये कंडीशन होती थी रिसिप्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज, थर्ड क्या होता था याद है, पेमेंट टू गवर्नमेंट, जीएसटी की पेमेंट गवर्नमेंट को देनी जरूरी है, जो कि सप्लायर दे देता था। और पॉइंट नंबर 4 फाइलिंग ऑफ रिटर्न। ये 4 कंडीशंस होती थी। इसी कंडीशन के अंदर आप एक पॉइंट और ऐड कर लो, ये तभी हो पाएगा जब सप्लायर डिटेल्स को क्या करेगा, फर्निश करेगा, डिटेल्स फर्निश करेगा। कहां पर, इन जीएसटीआर 1। अगर वो इनवॉइसेस को, इनवॉइस डिटेल्स, अगर वो इनवॉइस डिटेल्स को फर्निश करता है जीएसटीआर 1 में, तो ही रेसिपिएंट क्या ले पाएगा, आईटीसी, वरना रेसिपिएंट आईटीसी ले नहीं पाएगा। समझ में आ गई बात? दैट्स इट। और ये बात बोल दी गई है कि अब से, ये देखो लिखा ना, अर्लियर आईटीसी इन रिस्पेक्ट ऑफ इनवॉइसेस डेबिट नोट नॉट अपलोडेड बाय सप्लायर इन देयर जीएसटीआर 1 could be availed up to 5% of eligible ITC available in respect of invoices या debit note, the details of which has been furnished by supplier in their GSTR 1। अब ये क्या हो गया है, खत्म। Is that clear? खत्म हो गया। आगे बढ़ते हैं बच्चों, चैप्टर नंबर 7 की अमेंडमेंट पे, रजिस्ट्रेशन चैप्टर में। रजिस्ट्रेशन चैप्टर के अंदर ना, सबसे पहले तो एक बात याद रख लो, आधार ऑथेंटिकेशन के बिना आपकी प्रोसेसिंग ही नहीं होगी। आपको बोल दिया गया है आधार ऑथेंटिकेट कराना सबसे ज्यादा जरूरी है, तो आधार ऑथेंटिकेशन इज मैंडेटरी, आधार ऑथेंटिकेशन इज मैंडेटरी। ठीक है जी, आधार ऑथेंटिकेशन जरूर कराना है फॉर अ रजिस्टर्ड पर्सन। गवर्नमेंट ने बोल दिया है आधार ऑथेंटिकेट कराए बगैर हम आपको रजिस्ट्रेशन आपकी कंफर्म नहीं करेंगे। ठीक है, और ये अब से एप्लीकेबल हो गया है। इसमें लिखा है lately Aadhaar authentication has made mandatory for new registrants as well as existing registrants. Section 25 stipulates that every registered person shall undergo authentication or furnish proof of possession of Aadhaar number in prescribed manner, form and time. Rule 10B prescribes the manner in which Aadhaar authentication needs to be done by a registered person. The registered person who has been issued a certificate of registration under GST shall undergo the authentication. अब ये देखो दो तरीके हैं, या तो आप पहले से रजिस्टर्ड हो जीएसटी के अंदर तो आपको आधार ऑथेंटिकेट करना है, और अब तो रजिस्टर्ड वाले बंदे जो कि रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनको तो आधार ऑथेंटिकेट कराए बगैर रजिस्ट्रेशन के सर्टिफिकेट ही नहीं मिलेगा, तो उसके बिना काम ही नहीं होगा। तो इसलिए आज के टाइम पर तो चलो हो गया जरूरी, ठीक है, बट जो लोग रजिस्टर्ड है पहले से, उनके लिए गवर्नमेंट ने क्या बोला, तो गवर्नमेंट ने बोला द रजिस्टर्ड पर्सन हु हैज इशूड अ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी शैल अंडरगो द ऑथेंटिकेशन ऑफ आधार, authentication of Aadhaar number of proprietor in case of proprietorship firm, any partner in case of partnership firm, Karta in case of HUF, MD or whole time director in case of company, any of the member or managing committee of an association of person, trustee in board of trustee, trustee in the board of trustees in case of trust। तो मतलब कौन लोग ऑथराइज्ड हैं, है ना, कौन लोग ऑथराइज्ड हैं जिनको आधार क्या करवाना पड़ेगा, ऑथेंटिकेट। In order to be eligible for following purposes, for filing the application for revocation of cancellation। कल को मेरे को कैंसलेशन को रिवोक करना है, ठीक है, तो मैं तभी कर सकता हूं जब मैंने आधार ऑथेंटिकेशन के लिए अप्लाई कर दिया हो। फॉर फाइलिंग रिफंड एप्लीकेशन, रिफंड भी मुझे तभी मिलेगा जब मैंने आधार ऑथेंटिकेट कराया। फॉर रिफंड ऑफ आईजीएसटी पेड ऑन गुड्स एक्सपोर्टेड इंडिया, अगर गुड्स बाहर भेज दिए और वो मेरे को रिफंड चाहिए, जीएसटी का रिफंड मिल जाता है ना, बट वो तभी मिलेगा जब आपने आधार ऑथेंटिकेट कराया। Consequential amendment by virtue of insertion rule 10B have been made in rule 89, application for refund of tax, interest, penalty, fees or any other amount, refund of IGST in case of export out of India। First provider to section 25(6)(a) provides that if Aadhaar number is not assigned to existing registered person, such person shall be offered alternate and viable means of identification in prescribed manner। Such manner has been prescribed by rule 10B as follows। तो ये rule 10B है जो अब हम पढ़ने वाले हैं। If Aadhaar has not been assigned to a person required to undergo the Aadhaar authentication, such person shall furnish the following identification documents। जिस बंदे ने आधार ऑथेंटिकेट नहीं कराया और है ना अभी तक आधार ऑथेंटिकेट नहीं कराया, तो ऐसे केस में गवर्नमेंट कहता है कि उसको फिर ये डॉक्यूमेंट्स भरने होंगे। क्या क्या देना होगा, एनरोलमेंट आईडी देना होगा आधार का, भाई अप्लाई तो कर दिया होगा ना, अप्लाई करने पर आधार एनरोलमेंट आईडी दे दो, एंड बैंक पासबुक विद फोटोग्राफ दो, वोटर आईडी कार्ड दे दो और पासपोर्ट दे दो और ड्राइविंग लाइसेंस। इन सब में से तो कोई एक,
बी वाले पार्ट में से कोई एक, और आधार एनरोलमेंट आईडी तो चाहिए. Such person shall undergo the Aadhaar authentication within a period of 30 days of the allotment of Aadhaar number. जब आधार नंबर मिल जाएगा उसके विदिन 30 डेज आप क्या करा लेना, आधार को ऑथेंटिकेट करवा लेना. ये चीज जो है अब से एप्लीकेबल हो गई है. समझ में आ गई बात? इज दैट क्लियर? इसके अलावा एक और अमेंडमेंट की बात करते हैं. Enhance the threshold limit of 40 lakh for registration available in person exclusively engaged in making supply of goods will not be available to the supplier of fly ash bricks, building bricks, bricks of fossils या earthen roofing tiles. ये बात तो आप लोग समझते ही हो. जब कॉम्पोजिशन स्कीम के अंदर वो 4 पॉइंट आए थे मैन्युफैक्चरर्स, अब यहाँ पे सप्लायर की बात हो रही है. किन के लिए? रजिस्ट्रेशन के लिए. रजिस्ट्रेशन के 40 लाख की लिमिट सबके लिए थी. सिर्फ टोबैको, पान मसाला, एरेटेड वाटर्स और क्या कहते हैं, पान मसाला, टोबैको, एरेटेड वाटर्स और आइसक्रीम, ये 4 जो हैं उनके लिए तो गवर्नमेंट ने क्या कर दिया था कि भाई अब से कॉम्पोजिशन स्कीम ये नहीं ले सकते. उसके अंदर ये 4 ऐड कर दिए थे ना. यही 4 अब जो टोटल और ऐड हो गए हैं, अब ये 8 प्रोडक्ट जो है इनके ऊपर अगर आप ये काम करते हो, इनका सप्लाई का काम करते हो, तो गवर्नमेंट ने बोला आपको 40 लाख रुपए वाली लिमिट नहीं मिलेगी. इसका मतलब है आपके लिए कौन सी लिमिट होगी? 20 लाख वाली. ये भी एक बात हो गई है. 40 लाख की जगह पे क्या रहेगा इनका? 20 लाख रुपए रहेगा. और आपको ये पॉइंट्स तो पता ही है. आगे आ जाओ. Extension of time limit for filing of application for revocation of cancellation of registration by a registered person permitted beyond the stipulated time. कह रहा है with effect from 1/1/21 was substituted permit the extension of time limit for filing an application for revocation of cancellation. Accordingly, the time period for filing of an application for revocation of 30 days from the date of service of order of cancellation of registration may, on sufficient cause being shown and for reasons to be recorded in writing, be extended by the additional commissioner. देखो वैसे तो 30 दिन का टाइम होता है. अगर आपका कैंसिलेशन हो गया या ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन आ गया, उसके 30 दिन के अंदर अंदर आपको गवर्नमेंट को क्या करना पड़ता है? रिवोकेशन की एप्लीकेशन भरनी पड़ती है. बट क्या इस टाइम को एक्सटेंड किया जा सकता है? तो गवर्नमेंट कह रहा है यस, बाय एडिशनल कमिश्नर और जॉइंट कमिश्नर एज द केस मे बी फॉर द पीरियड नॉट एक्सीडिंग 30 डेज. एडिशनल कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर और बढ़ा सकता है. मैक्सिमम कितना बढ़ा सकता है? 30 दिन. By commissioner or further period for not exceeding 30 days beyond the period stipulated in clause A. तो जो A के अंदर 30 डेज दिए हुए हैं, कमिश्नर के अप्रूवल के साथ और 30 डेज के लिए एक्सटेंड कराया जा सकता है. समझ में आ गई बात? तो एडिशनल कमिश्नर या फिर जॉइंट कमिश्नर, इन दोनों में से कोई भी कमिश्नर 30 दिन तक का और टाइम दे सकते हैं. ठीक है. और उसके बाद अगर आपको और टाइम चाहिए तो उसके लिए कमिश्नर का अप्रूवल चाहिए होगा. इज दैट क्लियर? दैट्स इट. तो एक ये अमेंडमेंट आ गई है जो कि आपको दिखेगी कहां पे? रेवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन सेक्शन नंबर 29, सॉरी सेक्शन नंबर 30, रेवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन सेक्शन नंबर 30. वहां पे आप लोगों को ये अमेंडमेंट वहां पर मेंशन करनी पड़ेगी. समझ में आ गई बात? आगे आ जाओ. चैप्टर नंबर 8, टैक्स इनवॉइस, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, ई वे बिल. ये चैप्टर जिसके अंदर e-invoicing mandatory for registered businesses with an aggregate turnover in preceding financial year from 17-18 onwards greater than 20 crores. पहले बच्चों यहाँ पे 50 करोड़ होता था, अब गवर्नमेंट ने 50 करोड़ को रिड्यूस करके कितना कर दिया? 20 करोड़. ये पॉइंट देख लेना. ई-इनवॉइसिंग अब किसके लिए मैंडेटरी हो गई है? ई-इनवॉइसिंग अब से मैंडेटरी हो गई है ऐसे लोग जिनकी टर्नओवर पिछले साल 20 करोड़ से ज्यादा है, जबकि बुक्स में लिखी होगी, पुराने बुक्स में लिखी होगी जिनकी टर्नओवर 50 करोड़ से ज्यादा है. और जब स्टार्टिंग में आया था तब कानून आया था 500 करोड़ से ज्यादा है. तो 500 करोड़ तो कब का खत्म हो गया? 500 के बाद 50 की अमेंडमेंट आई थी, 50 के बाद अब 20 हो गई है. 20 से भी ज्यादा हो गया तो ई इनवॉइसिंग मैंडेटरी है आपके लिए. ई इनवॉइसिंग नॉट एप्लीकेबल टू गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड लोकल अथॉरिटीज. तो याद रखना, ई इनवॉइसिंग किन के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है? गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स और लोकल अथॉरिटीज के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है. E-invoicing is mandatory for the persons notified under this. As per notification, all registered businesses with an aggregate turnover in any preceding financial year from 17-18 onwards greater than 50 crores are mandatorily required to issue e-invoice except SEZ units, insurance banking company, GTA supplying services, supplier of passenger transportation service, person supplying services by way of सिनेमेटोग्राफिक फिल्म, वो यानी मूवी थिएटर्स वाले. इन लोगों के लिए गवर्नमेंट ने बोला सच सेड नोटिफिकेशन हैज बीन अमेंडेड टू एग्जेम्प्ट अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड अ लोकल अथॉरिटी आल्सो फ्रॉम द मैंडेटरी रिक्वायरमेंट ऑफ ई इनवॉइसिंग. यानी गवर्नमेंट पहले ना मैंडेट ई इनवॉइसिंग किन के लिए नहीं था?
एसईजेड यूनिट्स के लिए गवर्नमेंट ने मना कर दिया, इंश्योरेंस बैंकिंग कंपनीज को मना कर दिया, जीटीए जो लोग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स का काम करते हैं उनको मना कर दिया, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस वालों को मना कर दिया, पर्सन सप्लाइंग सर्विस बाय वे ऑफ मूवी थिएटर्स तो उनको भी इनवॉइसिंग के लिए मना कर दिया। इनवॉइसिंग इन पांचों को मना करा। छठा जो इनवॉइसिंग को मना करने वाला बंदा है वो क्या है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को, अगर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या लोकल अथॉरिटी कोई सर्विसेज दे रही है तो उसकी भी अब मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है ई इनवॉइसिंग के लिए, ठीक है जी, बाकी सबके लिए ई इनवॉइसिंग मैंडेटरी है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट इज क्लैरिफिकेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एप्लीकेबिलिटी ऑफ डायनामिक क्यूआर कोड। All B2C invoices issued by registered person whose aggregate turnover in preceding financial year from 17-18 onwards exceeds 500 crore are mandatorily required to have a dynamic QR code। तो डायनामिक क्यूआर कोड के लिए पिछले साल की टर्नओवर 500 करोड़ ही देखेंगे, जो नॉर्मल क्यूआर कोड था उसके लिए टर्नओवर अब 20 करोड़ हो गई है, पहले 50 करोड़ होती थी, ठीक है। इन दिस सर्कुलर जीएसटी डेटेड 21 जून 2021 और ये डेट हैव बीन क्लैरिफाइड दैट डायनामिक क्यूआर कोड इज रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड एन इनवॉइस इशू टू अ पर्सन हु हैज ऑब्टेन्ड अ यूआईएन। मतलब जिन्होंने यूआईएन लिया हुआ है उनके लिए भी अब डायनामिक क्यूआर कोड जरूरी है। एनी पर्सन हु हैज ऑब्टेन्ड यूआईएन is not a registered person as per the definition of registered person, therefore an invoice issued to such person having a UIN, जिनका UIN है आपने उनको अगर इनवॉइस बना के दिया है, shall be considered to as invoice issued to the B2C supplies। ये बहुत बड़ी क्लैरिफिकेशन दी गई है। बताओ, देखो वैसे तो B2C कंज्यूमर का मतलब है जो बंदा रजिस्टर्ड नहीं है। अब अगर मैं रेसिपिएंट को दे रहा हूं जो कि यूआईएन नंबर लेकर बैठा है जीएसटी में, जो कि रिफंड क्लेम कर सकता है टैक्सेस का, याद आ रहा है? अब वो जो रेसिपिएंट है वो B2B होगा तो उसके लिए वो 20 करोड़ वाली लिमिट पड़ेगी, ठीक है, और उसके लिए क्यूआर कोड होगा, डायनामिक क्यूआर कोड नहीं होगा। B2C के लिए डायनामिक क्यूआर कोड है, ये वही है जहां पे स्कैन करके पेमेंट आपकी स्क्रीन में आ जाती थी कि हाँ इतनी पेमेंट आपने देनी है, तो आप वॉलेट से पेमेंट करते हो या जैसे भी करते हो, यूपीआई करते हो, वो आपको स्कैन, वही है डायनामिक क्यूआर कोड। और ऐसे ही केस में गवर्नमेंट ने क्या बोला है कि आपको यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर वाले को अगर आप सप्लाई करते हो, यानी वही मल्टीलेटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, वो क्या नाम है, WHO, WTO, यूनेस्को, यूनिसेफ, इन ऑर्गेनाइजेशन को सप्लाई करते हो तो आपको क्या कहते हैं, इनको आप क्या मानोगे, कंज्यूमर्स मानोगे, रजिस्टर्ड पर्सन ये नहीं है। यूआईएन रेसिपिएंट्स जो हैं वो रजिस्टर्ड पर्सन नहीं है, इसलिए इनके ऊपर भी क्या लगेगा, डायनामिक क्यूआर कोड वाले प्रोविजंस लगेंगे। समझ में आ गई बात? In case where an invoice is issued to a recipient located outside India for supply of services for which the place of supply is in India as per the provision of IGST Act, and the payment is received by supplier in convertible forex or in Indian rupees wherever permitted by RBI, such invoice may be issued without having a dynamic QR code। तो डायनामिक क्यूआर कोड यूआईएन वाले केस में लगेगा। और दूसरा जो सर्कुलर में क्लैरिफिकेशन दी गई है वो ये कि अगर आपने इनवॉइस बनाया है कोई ऐसे रेसिपिएंट के लिए जो कि आउटसाइड इंडिया है और उसकी पेमेंट जो आ रही है वो फॉरेन करेंसी में आ रही है, कोई ऐसी करेंसी में आ रही है जिसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं इंडियन रुपीज में, ठीक है, और ऐसे केस में आपको उसको डायनामिक क्यूआर कोड देने की जरूरत नहीं है। As such dynamic QR code cannot be used by recipient located outside India for making payment to the supplier। वो रेसिपिएंट जो वहां पर बैठा हुआ है वो डायनामिक क्यूआर कोड यूज नहीं कर पाएगा पेमेंट देने के लिए, सिंपल सी बात ही है। नेक्स्ट इज ई-वे बिल जनरेशन फैसिलिटी टू बी ब्लॉक्ड ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ गुड्स बाय डिफॉल्टिंग रजिस्टर्ड पर्सन। कह रहा है रूल 138E कंटेन्स प्रोविजंस पर्टेनिंग टू द ब्लॉकिंग ऑफ ई-वे बिल जनरेशन फैसिलिटी, दैट इज डिसेबलिंग द जनरेशन ऑफ ई-वे बिल। Earlier, a user was not able to generate e-way bill for GST TIN if the said GST TIN was not eligible for e-way bill generation। अगर कोई GST TIN नंबर यानी GST रजिस्टर्ड नंबर अगर वो ई-वे बिल बनाने के लिए एलिजिबल नहीं है, then in that case हम उनको मतलब ऐसा हो सकता है कि GST TIN वाला बंदा उनको क्या कर दिया जाए, ई-वे बिल से इनएलिजिबल कर दिया जाए कि वो ई-वे बिल नहीं बना सकते। It implies that GST TIN of such block taxpayers could not be used to generate the e-way bill। तो ये ब्लॉक टैक्सपेयर्स हैं, इनका जब GST TIN ही ब्लॉक कर दिया गया तो इनका ई-वे बिल भी क्या कर दिया जाएगा, ब्लॉक, ये ई-वे बिल भी नहीं बना सकते। Said rule has been amended to relax such restriction। Blocking of GST TIN for generation of e-way bill generation would only be by defaulting supplier GST TIN and not for defaulting recipient or transporter GST TIN। यानी ये कि दिक्कत क्या होती थी कि अगर ई-वे बिल वो बंदा नहीं बना सकता जो सप्लायर क्या है, डिफॉल्टर है, जिसने आज अभी GST TIN भी क्या हो गया, उसका क्या हो गया, डिफॉल्ट में चला गया,
ठीक है। अब ऐसे केस में वो डिफॉल्टर को बोला जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से कि ई वे बिल नहीं बना सकता, बट सिर्फ सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से बोला जा रहा है। रेसिपिएंट बना सकता है ई वे बिल, ट्रांसपोर्टर बना सकता है। कल को रेसिपिएंट ट्रांसपोर्टर ये बोल रहे हैं कि वो डिफॉल्टर है, इस वजह से हम लोग ई वे बिल बना नहीं रहे। नहीं, रेसिपिएंट और जो बीच में ट्रांसपोर्टर है उसको तो ई वे बिल बनाना ही पड़ेगा। In other words, e-way bill generation facility is blocked only in respect of the outward movement of goods of the registered person who is not eligible for e-way bill generation. E-way bill can be generated in respect of inward supplies of said registered person. तो e-way bill वो बंदा बना सकता है जो रेसिपिएंट है, या फिर वो बंदा क्या है, ट्रांसपोर्टर है, वो लोग e-way bill बना सकते हैं। समझ में आ गई बात? चैप्टर नंबर 9 के अमेंडमेंट में आ जाते हैं दोस्तों। गाइडलाइंस फॉर डिसअलाउइंग डेबिट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर आप कितना डेबिट कर सकते हैं, कितना यूज कर सकते हो। लिखता है CBIC with has issued guidelines for disallowing debit of the amount from electronic credit ledger। आप कितना यूज कर सकते हो। रूल 86A provides that in certain specified circumstances, commissioner or an officer authorized by him on basis of reasonable belief that ITC available in electronic credit ledger has been fraudulently availed or is ineligible may not be allowed debit of an amount equivalent to such credit in electronic credit ledger। वो बंदा क्रेडिट नहीं ले सकता जो बंदा फ्रॉड में, जो बंदा इनएलिजिबल हो चुका है जीएसटी पे करने के लिए, जो बंदा क्रेडिट ले ही नहीं सकता। मतलब अगर आपको गवर्नमेंट ने बोला कि आपसे जीएसटी दो, आप फ्रॉड में फंस गए हो, अब जीएसटी दो, तो अब आप क्रेडिट नहीं ले सकते। ये बात हमने पहले भी पढ़ी है। On pursuit of Rule 86A, it is evident that commissioner or an officer authorized by him, not below the rank of assistant commissioner, must have reasons to believe that ITC available in electronic credit ledger is either ineligible or has been fraudulently availed by a registered person before disallowing the debit of the amount from electronic credit ledger। आप उस बंदे को इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर डेबिट नहीं करने दे रहे हो, मतलब उसको यूज करने नहीं दे रहे हो। और वो क्यों नहीं करने दे रहे हो पता है? क्यों नहीं कर सकता वो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर का इस्तेमाल रजिस्टर्ड पर्सन? क्योंकि उस रजिस्टर्ड पर्सन ने, रजिस्टर्ड पर्सन, क्योंकि वो रजिस्टर्ड पर्सन क्या है, डिफॉल्टर है। क्या है वो बंदा? डिफॉल्टर। अगर वो डिफॉल्टर है तो वो इस क्रेडिट का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। और ये डिसीजन लेना कि क्रेडिट का इस्तेमाल कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, ये वो तब कर पाएगा। डिसीजन कौन लेगा? ये गवर्नमेंट लेगा, यानी सॉफ्टवेयर के अंदर वो चीज अपलोड हो जाएगी और उसके बाद क्या होगा, आप उसको यूज नहीं कर पा रहे होगे। बट ये तभी हो सकता है जब आपने क्या किया हो, कुछ डिफॉल्ट किया हो, कुछ गलत काम किया हो, फॉल्ट किया हो। और असिस्टेंट कमिश्नर को अगर लगता है या फिर कमिश्नर को लगता है reasons to believe that ITC available electronic credit ledger is either ineligible or has been, मतलब अगर उसको लगता है कि ये fraudulently avail किया गया है तो वो ITC उसका क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा। वो ब्लॉक करने का मतलब ये है कि आप उसको यूज नहीं कर पाओगे। ये बात वैसे हम लोग ऑलरेडी ब्लॉकिंग ऑफ ITC में भी पढ़ चुके हैं। अब बट ये कहना चाह रहा है कि वो किस रीजन की वजह से डिसअलाउ कर सकता है कि आपको हम लोग यूज करने नहीं देंगे क्रेडिट लेजर। क्यों? The credit is availed by registered person on invoices or debit note issued by supplier who is found to be non-existent। कहता है आप क्रेडिट उन रजिस्टर्ड पर्सन का ले रहे हो जो रजिस्टर्ड पर्सन एग्जिस्ट ही नहीं करते, दे आर नॉन एग्जिस्टेंट, और इज फाउंड नॉट टू बी कंडक्टिंग एनी बिजनेस, या फिर वो सप्लायर्स बिजनेस करते ही नहीं, या वो सप्लायर बिजनेस कर नहीं रहे, या फिर वो नॉन एग्जिस्टेंट है। नंबर 2, the credit is availed by registered person or invoices or debit note without actually receiving goods and services। goods receive करे बगैर, services receive करे बगैर आप ITC लेना चाह रहे हो, आप ITC नहीं ले सकते। Third, the credit is availed by registered person on invoices or debit note tax in respect of which has not been paid to the government। टैक्स गवर्नमेंट को दिया नहीं, बट आप उन इनवॉइसेस का, उन डेबिट नोट का आप क्रेडिट लेना चाहते हो, आप नहीं ले पाओगे। The registered person claiming the credit is found to be non-existent। जो पर्सन क्रेडिट लेना चाह रहा है वो भी नॉन एग्जिस्टेंट है और इज फाउंड टू बी नॉट टू बी कंडक्टिंग एनी बिजनेस, या फिर मैं बिजनेस कर नहीं रहा हूं, या फिर मैं क्रेडिट मैं ले रहा हूं बट मैं एग्जिस्ट ही नहीं करता, एक्चुअल में जीएसटी टिन नंबर ही नहीं है। द क्रेडिट इज अवेल्ड बाय रजिस्टर्ड पर्सन विदाउट हैविंग एन इनवॉइस और डेबिट नोट और एनी अदर वैलिड डॉक्यूमेंट। मतलब इन 5 रीजंस की वजह से आपको क्या किया जा सकता है, आईटीसी ब्लॉक किया जा सकता है, क्रेडिट लेजर को इस्तेमाल करने के लिए मना किया जा सकता है। समझ में आ गई बात? ये वो रीजंस है। लास्ट जो अमेंडमेंट है जो वो है चैप्टर नंबर 10 के अंदर, रिटर्न के अंदर, जिसके अंदर बताया गया कि मैक्सिमम लेट फी कितनी हो सकती है एज पर सेक्शन 47 फॉर डिलेड फाइलिंग ऑफ जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 3B एंड जीएसटीआर 4। तो जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 3B और जीएसटीआर 4 के लिए कुछ लेट फी क्या कर दी गई है, मैंडेटरी कर दी गई है, ये देखो, और वो मैक्सिमम लेट फी बोल दी गई है। मैक्सिमम हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लेट फी।
यानी मैक्सिमम कितनी लगाई जा सकती है। बच्चों याद है आप लोग पढ़ते थे 100 रुपए पर डे, उसके अंदर लेट फी के अंदर आप चेक करना चैप्टर नंबर 10 के अंदर, रिटर्न चैप्टर के अंदर, जीएसटीआर 1 अगर आपने लेट भरी या 3B आपने लेट भरी या 4 आपने लेट भरी या 5 आपने लेट भरी, ऐसे केस में क्या होगा, आपको चलान, आपको लेट फी लगेगी 100 रुपए पर डे की, है ना, 100 रुपए पर डे की। अब ये पॉइंट यहां पर भी आ गया, फॉर डिले इन फाइलिंग ऑफ जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B या फिर दोनों, कह रहा था गवर्नमेंट कहता है द अमाउंट ऑफ टोटल अमाउंट ऑफ लेट फी अंडर सेक्शन 47 बाय रजिस्टर्ड पर्सन हु फेल्स टू फर्निश फ्रॉम जीएसटी 1 एंड जीएसटीआर 3B बाय द ड्यू डेट शैल बी एज फॉलोज। गवर्नमेंट कहता है अगर आप रजिस्टर्ड पर्सन हो और आपका टैक्स पिछले साल, पिछले टैक्स पीरियड में या फिर करंट टैक्स पीरियड में, रजिस्टर्ड पर्सन हु हैव निल आउटवर्ड सप्लाईज इन टैक्स पीरियड हुज टोटल अमाउंट ऑफ टैक्स पेबल इज निल एज द केस में बी, और उसने लेट कर दिया, तो ऐसे केस में जो लेट फी होगी वो कितनी रुपए लगेगी, मैक्सिमम 500 रुपए लगेगी। अगर आपका टैक्स बनता ही नहीं है तो लेट फी कितनी लगेगी, मैक्सिमम 500 रुपए। अगर आपका टैक्स बनता है, आप रजिस्टर्ड पर्सन हो बट अदर देन दोज हु आर कवर्ड अंडर 1, अगर आपका टैक्स बनता है, आप रजिस्टर्ड पर्सन हो, तो आपका लेट फी बनेगी, बट कितनी बनेगी, अगर आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपए तक का है पिछले साल प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, तो लेट फी लगेगी मैक्सिमम 2000, और अगर आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज्यादा है बट 5 करोड़ रुपए तक का है, तो लेट फी लगेगी मैक्सिमम 5000 रुपए। समझ में आ गया। जब मैं बात कर रहा हूं 5000, तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं ये 5000 रुपए की लेट फी क्या है, ये बात हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, 100 रुपए पर डे और 5000। बट अब गवर्नमेंट ने ये बताया है जिनकी टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज्यादा है और 5 करोड़ तक है, उनके लिए 5000 रुपए की लेट फी है मैक्सिमम, और जिनकी टर्नओवर 1.5 करोड़ से भी कम है, हाँ, उनके लिए कितनी मैक्सिमम लेट फी है, 2000, और जिनकी कोई टर्नओवर ही नहीं है, जिनका कोई टैक्स ही नहीं बनता, ठीक है, ये तो पिछले सालों के टर्नओवर की बात कर रहे हैं, जिनका कोई टैक्स ही नहीं बनता, उनकी लेट फी मैक्सिमम कितनी है, 500 रुपए, अगर उन्होंने लेट भरी जीएसटीआर 1 या जीएसटीआर 3B। इज दैट क्लियर। ये मैक्सिमम है, इसका मतलब है वो जो 100 रुपए पर डे हम लोग पढ़ रहे हैं वो तो है ही है, वो 100 रुपए पर डे वाला का या फिर ये अमाउंट विच एवर इज लेस, मैक्सिमम लेट फी इतनी। और लास्ट है, अगर कोई रजिस्टर्ड पर्सन इन दोनों केसेस में नहीं आता, मतलब उसका नील टैक्स नहीं बनता, इसका मतलब कुछ ना कुछ टैक्स बनता है, उसका मतलब यह है कि उसका टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है। ऐसे बंदे जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है, गवर्नमेंट ने बोला लेट फी एज स्पेसिफाइड इन सेक्शन 47, और वो वही है क्या, मैक्सिमम लेट फी कितनी है, 5000 रुपए, मैक्सिमम लेट फी कितनी है, 5000 रुपए। इज दैट क्लियर टू एवरीवन, समझ में आ गई। तो भाई आप लोग याद करो ऐसे कि अगर आप रजिस्टर्ड पर्सन हो, अगर आप रजिस्टर्ड पर्सन हो और रजिस्टर्ड पर्सन के अंदर आपका टैक्स जो बनता है वो क्या बनता है, निल बनता है। अगर हाँ, अगर आपका टैक्स बनता है, क्या बनता है, निल बनता है एज पर जीएसटीआर 3B, एज पर जीएसटीआर 3B, और आपने रिटर्न लेट फाइल करी, तो ऐसे केस में आपको जो मैक्सिमम लेट फी लगेगी वो कितनी लगेगी, मैक्सिमम लगेगी 500 रुपए। 500 रुपए मतलब 250 रुपए सीजीएसटी, 250 रुपए एसजीएसटी। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करें ऐसे रजिस्टर्ड पर्सन्स को, जो पर्सन्स जिनका कुछ ना कुछ क्या बनता है, टैक्स बनता है, टैक्स ना कुछ तो बनेगा, टैक्स इज मोर देन निल, निल से तो ज्यादा ही है, मतलब कुछ ना कुछ तो बनेगा। अब ऐसे केस में दो कैटेगरीज आती हैं। एक कैटेगरी ऐसे पर्सन जिनकी टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 1.5 करोड़ इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, जिनकी टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 1.5 करोड़ रुपए तक की है, या फिर जिनकी टर्नओवर इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर कितनी है, 1.5 करोड़ से ज्यादा है बट 5 करोड़ से कम है। अगर इतनी टर्नओवर है तो लेट फी कितनी होगी, देखो इस वाले केस में मैक्सिमम लेट फी कितनी है, इस केस के में मैक्सिमम लेट फी कितनी है, 2000, इस केस में मैक्सिमम लेट फी कितनी है, 5000। और अगर आप थर्ड कैटेगरी में आते हो, मतलब ना ही 1 में आते हो, नॉट कवर्ड अंडर 1 एंड 2, इन दोनों पॉइंट्स के अंदर अगर आप नहीं आते हो, तो ऐसे केस में आपको जो लेट फी लगेगी दैट विल बी एप्लीकेबल एज पर सेक्शन 47, और वो अभी तक क्या है, मैक्सिमम लेट फी उसके लिए भी 5000 रुपए, ये चल रही है। समझ में आ गई बात, मैक्सिमम लेट फी अभी भी कितना चल रहा है, 5000।
ये आपको एक अमेंडमेंट याद करनी है। अच्छा, जीएसटीआर 1 और 3B के लिए तो ये है। अब जीएसटीआर 4 के लिए लेट फी क्या है? लेट फी इन केस ऑफ जीएसटीआर 4, है ना, लेट फी इन केस ऑफ जीएसटीआर 4, टोटल अमाउंट ऑफ लेट फी इन केस ऑफ जीएसटीआर 4, कॉम्पोजिशन स्कीम वाला। हाँ, अगर टोटल टैक्स निल है, अगर टोटल टैक्स निल है, टोटल टैक्स क्या है? निल, तो ऐसे केस में कितनी लेट फी लगेगी भाई? मैक्सिमम लगेगी 500 रुपए। और अगर टोटल टैक्स जो है वो निल से ज्यादा है, निल से ज्यादा है, तो मैक्सिमम लेट फी कितनी लगेगी? 2000 रुपए। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ये होगा लेट फी इन केस ऑफ जीएसटीआर 4। इसके अलावा मैंडेटरी रिक्वायरमेंट ऑफ सबमिटिंग रिकंसिलेशन स्टेटमेंट ऑडिटेड बाय स्पेसिफाइड प्रोफेशनल। याद है रिकंसिलेशन स्टेटमेंट सेक्शन 44 में हम पढ़ते थे कि रिकंसिलेशन स्टेटमेंट ऑडिट होनी जरूरी है, ऑडिट करवाना जरूरी है। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से या कॉस्ट अकाउंटेंट से ऑडिट करवाना जरूरी है, ये बात लिखवाई जाती थी। बट अब ऑडिट हट गया है, हटे हुए तो वैसे टाइम हो गया, मैंने वैसे ये बात क्लास में भी बता दी होगी, बट स्टिल आपको ये अमेंडमेंट याद रखनी है कि रिकंसिलेशन स्टेटमेंट की अब मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है, सेल्फ सर्टिफिकेशन इज रिक्वायर्ड। क्या रिक्वायर्ड है? सेल्फ सर्टिफिकेशन। ये आपको यहां मिल जाएगा। रिकंसिलेशन स्टेटमेंट चाहिए तो है, बट ऑडिट जरूरी नहीं है। इज दैट क्लियर? आपको बस क्या करना है? रिकंसाइल करना है, जो कि सेल्फ सर्टिफिकेशन रिकंसिलेशन स्टेटमेंट है। इज दैट क्लियर? अपने आप सेल्फ सर्टिफाई करोगे, आपको किसी के ऑडिटर की जरूरत नहीं है। तो अब ये हो गया, और ऑडिट तो मैंडेटरी अब से रहा ही नहीं। एनुअल अकाउंट्स तो ऑडिट होना ही है, तो वो आप साथ में सबमिट करोगे, बट आपको अब रिकंसिलेशन स्टेटमेंट की ऑडिट करवानी मैंडेटरी नहीं है, जो कि पहले होती थी। इज दैट क्लियर? ये है हमारा जीएसटी के दोस्तों अमेंडमेंट्स इनडायरेक्ट टैक्स के। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? इसके अलावा ना सीए स्टूडेंट्स और सीएमए स्टूडेंट्स और सीएमए स्टूडेंट्स के लिए ये अमेंडमेंट है। सीएमए और सीएस में कुछ और एक्स्ट्रा अमेंडमेंट है, एक दो अमेंडमेंट और हैं, उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो लेके आऊंगा, जो कि दिसंबर वाले बच्चों के लिए। अभी ये जो है अमेंडमेंट्स कॉमन है, सबको पढ़ने की जरूरत है, ये इतनी अमेंडमेंट्स तो आपको पढ़नी है। इज दैट क्लियर? आज के लिए इतना ही करते हैं बच्चों, बाकी हम लोग रिविजन्स या फिर मैं कुछ ना कुछ लेके आता रहूंगा, कुछ ना कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस के लिए कराऊंगा। मैं अब आगे रेगुलर बेसिस पे आपके साथ कुछ ना कुछ वीडियो मैं अपलोड करने वाला हूं। ठीक है बच्चों? टिल देन अपना पढ़ाई पर ध्यान रखो। बाय बाय।